तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम 1 जो हमारा जनवरी फरवरी में जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस सेट लगाए हुए। तो मैंने बोला था कि उसका रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। आप सबने बोला था यस सर, डेफिनेटली जरूर से स्टार्ट करें। तो अब जो है वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है। तो अब हमारे चैनल पे वॉल्यूम 1 से स्टार्ट होने जा रहा है एडिटोरियल वॉल्यूम 1 का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कट ऑफ मार्क्स को भी जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एडुटेरिया का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से हम ये सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ मार्क 65 नंबर रखा गया है। चलिए बिना देरी किए फटाफट से ये प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और ज्वारीय ऊर्जा भी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इन सभी में सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों हमारे करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, डी यानी डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, बहुत बढ़िया। चलिए यस, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। खनिज है और ये खनिज किस स्टेट में पाए जाते हैं, यहाँ पे ये कूट मिलाना है। देखिए हमारा जो है, देखिए पाइराइट जो हो जाएगा, देखिए पहला है पाइराइट हो जाएगा, ये मिलता है राजस्थान में, ध्यान रखें। ठीक है, मैग्नीज जो हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा, हमारा सही हो जाएगा। लिग्नाइट जो हो जाएगा ये तमिलनाडु हो जाएगा और टिन जो है ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हमारा सारा का सारा बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारा का सारा कूट मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए यानी ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट। 3 देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूं, बहुत सही। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो ये जो बिग बैंग थ्योरी दिया था ना, ये लेमेंथेयर ने दिया था, याद रखें, जॉर्ज लेमेंथेयर। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो है ना, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। मतलब बहुत से ज़्यादा थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन जो बिल्कुल एक मान्यता प्राप्त और जो रिलायबल, जिसपे ज़्यादा सारे साइंटिस्ट ज़्यादातर भरोसा करते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी, याद रखें। और ये किसने दिया था इसका प्रतिपादन, यानी इसको जो दिया था वो जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था। किस ईयर में दिया था, कमेंट करके आपको जरूर जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा, तो ये महावेली गंगा जो है ना, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी हमारा श्रीलंका एब्सोल्युटली राइट। 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो है, देखिए, नेयर। ठीक है, नेयर जो है यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। नेयर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये केरल में है, याद रखें, केरल। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखें। 6 बोल रहा है, हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है? केरवा भू आकृति किस भाग में पाई जाती है? ये जो है पाई जाती है, देखिए, कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर, हिमालय, केरवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ आफरान की खेती होती है। ठीक है, और केरवा जो है वो चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में इसका जमाव होता है, याद रखें। ठीक है, तो हमारा कश्मीर, हिमालय यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट। ठीक, 7 देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है, देखिए, देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के जो संगम स्थल है, जहाँ पे इधर से भी आया इधर से भी आया और इस मीटिंग पॉइंट पे जो ये आके मिलता है, तो इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, याद रखें। ठीक है, क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग किसके किसके मिलन स्थल हो गई? भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें, ये रुद्रप्रयाग, तो ये किसी से हो गई? मंदाकिनी और अलकनंदा की हो गई मिलन स्थल। नंदप्रयाग की बात कर ले तो नंदप्रयाग किसका हो गया? नंदाकिनी और अलकनंदा का हो गया। और कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग किसका हो गया? पिंडर और अलकनंदा का। एब्सोल्यूट क्लियर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार,
तो ये जो है ना देखिए हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बैल बोल ले, बैट बोल ले, बॉल बोल ले, कुछ बोल ले, ठीक है। बी से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुंगटी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, किधर है, चंबा जिले में। 9 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है, कौन जुड़ा है, तो देखिए गैलीलियो भाई साहब जो है ना, इन्होंने ही शनि ग्रह के चारों ओर जो ये छल्ला है ना, ये जो रिंग है, इसी को छल्ला बोलते हैं। गैसेस जो भरा हुआ है, इसी का खोज जो है ना गैलीलियो ने किया था, ठीक है। गैलीलियो ने शनि ग्रह के छल्ले की खोज की थी। इन छल्लों के आकार का विभिन्न गैसों से अनगिनत कण इसमें मौजूद हैं। 10 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वो है सांभर, ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। जो हाथी ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, सांभर झील की बात नहीं हो रही है यहाँ, सांभर प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ गलत है, ठीक है ना। देखिए तो राजस्थान में सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। और सांगनौर और जयपुर हाथी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, सांगनौर, ठीक है। बात करें अगर हाथी ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो ये सांगनौर हो जाएगा, ठीक है, सांगनौर, एब्सोल्यूट करेक्ट। चलिए सांभर झील जो है यहाँ पे नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है राजस्थान में। चलिए अब देखते हैं 11 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कौन है, तो यहाँ पे देखिए धान का खेत जो है कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। डी फॉर डॉग या डी फॉर जो बोल ले, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो एनजीटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2010 में, ठीक है। एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था और इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण आदि के संबंध में मामलों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 13 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 13 में बोला जा रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया, तो ये ग्रीन आर्मी का जो प्रारंभ हुआ है ना, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हमारा सही हो जाएगा। 14 देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखें 22 अप्रैल, 22 अप्रैल हर साल। बी फॉर बैट, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं क्या बोल रहा है, 15 में बोल रहा है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, तो देखिए जो सही क्रम है वो देखिए घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, ये जो है सही क्रम है। देखिए घास जो है एक उत्पादक है, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाता है, मेढक जो है सेकंड उपभोक्ता आ जाता है और सर्प जो है ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए 16 देखते हैं, 16 क्या बोल रहा है, सेदाई फ्रेमवर्क से परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो ये जो प्रथम राज्य है ना वो बिहार है। सी फॉर कैट, ठीक है, बिहार हमारा एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है, तो ये जो जारी करता है वो देखिए एनएसएसओ जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है। एनएसएसओ की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये हुआ था 1950 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी, तो ये जो निर्धारित की है देखिए वाई के अलग समिति ने ये निर्धारित की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सी फॉर कैट। अब देखिए वाई के अलग समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग कैलोरी मात्रा का निर्धारण इन्होंने किया था और अलग अलग क्या था, देखिए ग्रामीण के लिए जो था ना क्या था, ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी की इन्होंने निर्धारित रखी थी, ठीक है, और शहरियों के लिए 2100 कैलोरी की निर्धारिता इन्होंने रखी थी, याद रखें, ठीक है। 19 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है देखिए मुंबई में, ठीक है। और स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है ना ये 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो सोमपाल इसके प्रथम अध्यक्ष थे,
21 देखते हैं। देखिए प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट यानी इकाई क्या है? तो इसका जो एसआई इकाई है वो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए है, और इसमें J3 जो होता है ना, देखिए यहाँ पे J3 है, ठीक है, J3 यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी JS है, 3 नहीं है, JS है, याद रखें, ठीक है। चलिए 22 देखते हैं। दो धातुओं का सोल्डन किस गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का जो सोल्डन है ना, जो सोल्डिंग किया जाता है वो होता है आसंजन के वजह से, ठीक है। जब दो धातुओं का सोल्डन यानी आसंजन यानी कोहेंसन के गुण के कारण होता है, जब दो धातुओं को जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ों के बीच कोशिकत्व के गुण के कारण संकरी यानी नैरो जगह में प्रवेश कर जाती है और उन्हें आपस में जोड़ देती है। अब हम देखेंगे 23 क्या बोल रहा है। देखिए पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? तो पृथ्वी पर जो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए जो उपकरण है वो है पार्थिव दूरदर्शक, याद रखें, ठीक है, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे। 24 देखते हैं। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो प्रकाशीय दूरबीन के अपेक्षा रेडियो दूरबीन इसलिए अच्छे होते हैं, वो दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, ठीक। वे मंद मंदाकिनियों का पता लगाते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। तीसरा है वे मोधाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, यानी हमारा डी फॉर डॉग ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे रीज़न है क्योंकि प्रकाशीय दूरबीन से रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए 25 देखेंगे हम, क्या बोल रहा है। देखिए एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो है ना विद्युत चुंबकीय ये तरंगे हैं, याद रखें। 26 देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति पर जो है ना देखिए कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद रखें, कम प्रभाव पड़ेगा। 27 देखते हैं, क्या बोल रहा है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नॉट गेट, तो नॉट गेट जो है ना ये क्रियान्वित किया जाता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। बी फॉर बैट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है प्रयुक्त किया जाता है? इसमें जो है देखिए सूक्ष्म तरंग जो है ना इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 29 क्या बोल रहा है। 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है ना देखिए 10⁻12 m के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है देखिए परमाणु द्रव्यमान पर इसका निर्भर होता है, ठीक है। 31 देखते हैं। Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? तो ये जो है देखिए रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है Rn, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 32 क्या बोल रहा है। 32 देखिए निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो वो जो धातु जिसका इस्तेमाल विद्युत चुंबक के रूप में नहीं होता है वो है तांबा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या होगा? कोई भी द्रव तब उबलेगा जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाएगा, तभी वो द्रव जो है यानी वो सॉरी लिक्विड जो है वो बॉयल होगा, ठीक है। 34 देखेंगे हम, क्या बोल रहा है। देखिए जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, इसमें से कौन सा कारण होगा जब जल वाष्पीकृत नहीं होगा? तो देखिए आर्द्रता जब 100% हो जाएगी ना तब जल जो है वो वाष्पीकृत नहीं होगा। जल वाष्पीकृत जब आर्द्रता 100% होती है तो नहीं होता है क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जल वाष्पन अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से वाष्पीकरण की गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन है ये बताना है। तो ये सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है, याद रखें, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं क्या बोल रहा है। 36 देखिए कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है तो यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड जो है वो क्या है? देखिए वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे जो है कथन असत्य है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं लेकिन इसका गलनांक तथा क्वथनांक बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। चलिए
37 देखते हैं क्या बोल रहा है ये, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों कर पाता है, इसमें क्यों ये सहायक होता है, इसका रीज़न बताना है। तो कपड़ों की जो बेहतर ये सफाई इसलिए कर पाता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है। तो सबसे मीठी जो शर्करा है वो फ्रुक्टोज यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रुक्टोज देखिए कहाँ पाई जाती है, तो फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, यानी चीनी है, जो कि प्रकृति में सबसे मीठी चीनी यानी शर्करा आप बोल सकते हैं इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली इसको आप शर्करा बोल सकते हो। माल्टोज जो है शर्करा वो अनाज में प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है फ्रुक्टोज हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 39 बोल रहा है सही सुमेलित कीजिए। विटामिन है, विटामिन का रासायनिक नाम है और इसको मिलाना है। देखिए विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, इसको थाइमीन बोलते हैं भैया, याद रखें। ठीक है, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, तो इसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। ठीक है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, तो इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। और विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखें हमारा जो है सही कूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 अब हम देखेंगे भाई क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो कौन करता है, तो ये जो करता है ना गौरैया करता है। ठीक है, सभी सरीसृप वर्ग, याद रखें सभी सरीसृप वर्ग यानी छिपकलियाँ एक पक्षी वर्ग, गौरैया का मुख्य जो उत्सर्जक उत्पाद जो है वो यूरिया एसिड होता है। जबकि स्तनधारियों यानी मनुष्य और जो भी मैमल्स होते हैं उनका मुख्य उत्सर्जक पदार्थ जो होता है वो यूरिया ही होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जक यूरिया के रूप में होकर यूरिया अम्ल के रूप में हो जाता है, याद रखें। 41 देखते हैं, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। तो ये जो होता है ना, देखिए ये एक्टिन और मायोसिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु निम्न में से कौन सा है। ठीक है, हमारा जो है करेक्ट जो आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु निम्न में से मोनोसाइट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, केंचुए के पुष्टीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो जो केंचुओं का जो पुष्टीय रुधिर वाहिका होता है उसमें जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो अग्रगामी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं क्या बोल रहा है, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है, यानी हृदय यानी हार्ट का इनमें से क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, यही इसका कार्य है। फालतू में इसको लोग बदनाम किया जाता है, दिल के हाथों मजबूर हैं, दिल है कि मानता नहीं, दिल में कोई और बस गई है, कोई और नहीं आ सकती। तो भाई थम जाओ, दिल का जो काम है बस खूने पहुँचाना है हमारे इधर कोना कानी तक। ठीक है, शरीर के और कुछ नहीं है, तो दिल को बदनाम ना करे फालतू में। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है। तो जो नर लिंग हार्मोन जो है ना वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नर लिंग हार्मोन क्या है, नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है और टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। नेक्स्ट 46 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र हित प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है कैसे, किसके द्वारा। तो इसका जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 देखते हैं क्या बोल रहा है। 47 में राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है, किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये जो हटाया जा सकता है ना, देखिए ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की रीति द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 48 क्या बोल रहा है। 48 में आइए इसको देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा या से संवैधानिक विकल्प है। पहला देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, दूसरा भारतीय निर्वाचन आयोग, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय निर्वाचन आयोग जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 यस ओके, चलो ये हो गया। 49 देखते हैं, चलिए 49 क्या बोल रहा है, देखिए भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी।
तो 9वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी वो पहला संशोधन के द्वारा ही इसको जोड़ दिया गया था। याद रखें, पहले संशोधन द्वारा ही जोड़ दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, ठीक है। और इसके तहत ही 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी जा सके। याद रखें बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो भारत संविधान की उद्देशिका जो है अपने नागरिकों को धार्मिक न्याय प्रदान नहीं करती। याद रखें, भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक की बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल भी। 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसकी जो एकात्मक विशेषता है वो आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान जो है यही भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है, ठीक। 52 देखते हैं क्या बोल रहा है। 52 में किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो ये जो नामांकित कर सकता था, देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही ये कर सकता था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषताएं मैं आपको बता दूं क्या क्या थी। तो देखिए, इस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। सेकंड, इसका जो विशेषता था वो ये था, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। और ऐसे अध्यादेशों की अवधि जो है 6 महीना रखी गई थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो देखिए 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, याद रखें। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है ना ये पास हो गया था, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 54 बोल रहा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो ये जो कहा गया, देखिए आर्टिकल 18 में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत यहाँ पे जो बात कही गई है, इसमें क्या कहा गया है? यह वर्णित इसमें किया गया है कि सेना या विधि संबंधी सम्मान के सेवाएं के अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 55, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जो है समवर्ती सूची का प्रावधान है और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया, लिया गया बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 56 क्या बोल रहा है। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही क्या है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वो सेवानिवृत्त के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा? यहाँ पे ये बोलना है, देखिए, तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ना सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और ये रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ का पद या भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है, ध्यान रखें। 57 देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किन महानुभाव ने करा है? तो ये जो करा है अंग्रेजी में अनुवाद ना, देखिए सर विलियम जोन्स ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कब किया है? तो 1789 में किया है, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 क्या बोल रहा है, किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ये रंगपुर से मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रंगपुर जो है गुजरात राज्य में मादर नदी तट पर ये स्थित है और इस स्थल की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी और इस स्थान से धान की भूसी का और कच्चे ईंटों का साक्ष्य मिला है। 59 देखते हैं, जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा? तो ये जो तीर्थंकर जिन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा वो थे श्री महावीर जी, ठीक है। और इन्होंने 5 जो है महाव्रतों को जोड़ा। जैन धर्म के पहले कुल 4 महाव्रत जो थे जिसे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था। कौन कौन सा था? देखिए, अहिंसा था,
सत्य था, अस्तेय था और अपरिग्रह था। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य, जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा, याद रखें। 60 देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है। देखिए 60 में निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। यहाँ प्रश्नों का मिलान करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है, देखिए दीवाने अर्ज, ये जो है ये सैन्य विभाग था, याद रखें। दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था। दीवाने बंदगान ये दास विभाग था, ठीक है। दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था, याद रखें, ठीक है। और यहाँ दीवाने खैरात ये दास विभाग था, याद रखें, ठीक है। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 क्या बोला जा रहा है। देखिए 61 में, हाँ, तो औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। तो औरंगजेब के समय जो सिख विद्रोह हुआ था ना, वो 1675 में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का जन्म की अगर बात करें तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन शहर में इसका जन्म हुआ था और इसके शासन काल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के शासन काल में ही सर्वाधिक हिंदू अधिकारी उसके अधीन काम किया करते थे। इसी के समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक भी हो गई थी, 21 हो गया था, ठीक है, 21 हो गए थे। और इसके समय ही मुख्य विद्रोह भी हुए थे। कौन कौन से इसमें विद्रोह हुए थे। देखिए जाट विद्रोह इसी के टाइम में हुआ था 1669 में, ठीक है। अंग्रेजों का विद्रोह भी हुआ था 1686 में, ठीक है। अफगान विद्रोह भी हुआ था 1667 में और सिख विद्रोह 1675 में, याद रखें। तो औरंगजेब के समय में ये सारे विद्रोह भी हुए थे दबा के। 62 देखते हैं, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। तो इन्होंने करवाया था 16 जून 1674 में, ठीक है। 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और शिवाजी की मृत्यु की बात की जाए तो ये जो हुआ था, ये देखिए 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1680 में हुआ था, ठीक है। चलिए 63 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 63 जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो ये एनी बेसेंट ने इसका स्थापना किया था 1898 में, ठीक है, याद रखें। 1898 में इन्होंने इसका स्थापना किया और आगे चल के 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो देवबंद आंदोलन जो संबंध है वो देखिए इनमें से कोई भी नहीं, यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनमें से कोई भी से नहीं है, ठीक है। देवबंद आंदोलन का जो संबंध है उत्तर प्रदेश स्टेट से, याद रखें। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 में हुई थी। कब हुई थी। 1866 में इसकी हुई थी। मोहम्मद कासिम नानोत और तथा रशीद अहमद गंगोई ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। तो हमारा जो है अगर पूछा जाए देवबंद आंदोलन, तो ये था उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक। 65 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 65 बोल रहा है वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। वानर सेना और मंजरी सेना, इसका संबंध जो है किस आंदोलन से है। तो इसका जो संबंध है देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को जो है ना नेताजी की उपाधि जो दी थी, देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडॉल्फ हिटलर ने दिया था, याद रखें, ठीक है। और हिटलर जो है जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1896 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा फेमस नारा भी इन्होंने ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि की बात की जाए तो हिटलर ने उनको ये उपाधि दी थी, एडॉल्फ हिटलर, ठीक है। चलिए हम देखेंगे अब 67 क्या बोल रहा है। देखिए लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई। तो लोक शिक्षा विभाग की जो स्थापना है वो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था 1854 में। कब हुआ था। 1854 में। डलहौजी को व्यापकता का सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। इसने इस नीति से सतारा, जैतपुर, झांसी ऐसे क्षेत्रों को जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य में इसने ही मिलाया था, ठीक है। चलिए 68 हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। तो उन्होंने कब दिया था, किस अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में दिया था, ठीक है। तो 52वां ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1939 में 1939 में ये हुआ था, है ना, 1939 में हुआ था, 38 नहीं 39 में, ठीक है। और इसी में जो है इन्होंने
त्रिपुरा जो कि अब मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, पर कुछ आपसी कलह की वजह से उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। याद रखें, त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 69। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है ना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो दयानंद सरस्वती ने इसकी 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 70 देखते हैं, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरुआत किसने किया? तो ये शुरुआत किया था, ये किया था अमित शाह ने। ठीक है, 2021 जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुरुआत अमित शाह ने किया था। याद रखें। ठीक है, 71 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को इसमें शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है, देखिए 1 हेक्टेयर तक के, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर तक का भूमि है उसी को सम्मिलित किया जाता है। 72 देखते हैं, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? तो ये जो अवस्थित है देखिए ये है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 73 क्या बोल रहा है। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है देखिए ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रमुख राज्यों का जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र जो है, कुछ नाम है जो मैं आपको बता दूं। देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी है, केरल में अगस्था मलाई है, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है और छत्तीसगढ़ में अचान कुमार है। याद रखें। ठीक है, देखेंगे अब हम लोग 74। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट के पत्ते में पद का HTTP का सही जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? देखिए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 75 देखते हैं क्या बोल रहा है। 75 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया? तो ये जो युद्धाभ्यास हुआ है वो ब्रिटेन के साथ हुआ है। 76 देखते हैं, किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो ये जो पुरस्कार जीता है ये जीता है रानी रामपाल ने। ठीक है, 77 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की? इसका आरंभ जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश स्टेट ने करा है। याद रखें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए किसी भी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उनसे सरकार जो है मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये एवं इसके अलावा 60% से ज़्यादा दिव्यांगत पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 78 देखते हैं, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली में खोला गया है, ये ध्यान रखें। 79 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 79 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन GI टैग पाने का लाभ है? पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। सेकंड है उत्पादों को कानून संरक्षण प्रदान करता है। थर्ड है GI टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो यहाँ जो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों लाभ मिलते हैं GI टैग प्रदान होने के बाद। 80 देखते हैं, 80 में क्या बोला जा रहा है। देखिए हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी, तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। 81 देखते हैं, स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो स्पैरो पोर्टल है ना वो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्पैरो पोर्टल जो है मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए यहाँ पे ये पोर्टल इन्होंने स्टार्ट करा। नेक्स्ट 82, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये केरल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। 83 देखते हैं, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है कौन से नंबर की? तो ये जो है ना देखिए ये 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, याद रखिए 16वीं रिपोर्ट है FSI की। 84 हम देखेंगे क्या बोल रहा है 84।
कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल जो है स्थगित किया गया? जो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट स्थगित किया गया था वो विंबलडन था। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोना महामारी के कारण 2020 में होने वाला ग्रैंड स्लैम यानी लॉन टेनिस जो खेला जाता था विंबलडन, वो 2020 में स्थगित कर दिया गया। विंबलडन गेम जो है वो ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और इस खेल का आयोजन हर साल जून जुलाई के बीच में जो नेचुरल ग्रास कोर्ट यानी जो बिल्कुल नेचुरल रूप से जो घास उगते हैं वैसे कोर्ट पे इसको खेला जाता है विंबलडन को। ठीक है, 85 देखते हैं। दो शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। यह शहर किस राज्य में है? तो ये जो शहर है ना, ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 86 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत के सबसे लंबी सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे बड़ी सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है देखिए उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 87 देखते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया एक, जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह है ये? तो ये जो है ना देखिए ब्राज़ील का उपग्रह है, याद रखें। ठीक है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया 1 को उपग्रह को जो है 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, ब्राज़ील का है, याद रखें। ठीक है, चलिए 88। यूरोपीय संघ की संसद ने जुलाई परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है ना देखिए 60% तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कार्बन इमिशन को कम करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन की जो संसद ने जलवायु परिवर्तन के ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक 60% तक कार्बन जो इमिशन है उसको कम करने का अपना टारगेट रखा है, जो पहले 40% था। साथ ही 2050 तक उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, 89 देखते हैं क्या है। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो इसका आयोजन हुआ है वो हुआ था सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, जिसका मेजबानी में वर्चुअल आयोजन इसका किया गया। जबकि 16वां सम्मेलन इटली में होना है जो 2021 में होना है। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में होना है जो 2022 में होगा। 18वां सम्मेलन भारत में होना है जो 2023 में होगा। और 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में होगा जो 2024 में होगा, याद रखिए। ठीक है, 90 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाला प्रत्याशी कौन बने हैं? तो जो सबसे ज़्यादा मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी बने हैं वो बने हैं महबूब आलम। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी महबूब आलम है, जो बलरामपुर विधानसभा से इन्होंने जीता है। जबकि सबसे कम मतों से विजय जो हुए हैं वो हुए हैं कृष्ण मुरारी, जो सारण जिले से ये जीते हैं। चलिए 91 देखते हैं क्या है। भारत में पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? पहला चंदन संग्रहालय ये जो खोला गया देखिए कर्नाटक में खोला गया है। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह इसकी स्थापना की जा रही है। 92 एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो है महाराष्ट्र में। ये सौर ऊर्जा से चलेगा ये कपड़ा मिल। 93 देखते हैं। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो इसके लेखक हैं वो हैं रफ़ीक जकरिया। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रफ़ीक जकरिया। 94 विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो है ना 7 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 क्या बोल रहे हैं। 95 विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था, यानी थीम क्या था? तो इसका जो थीम था देखिए नर्स एंड डायबिटीज़, ये थीम था। ठीक है, और विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बोलीविया के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वो लुइस अर्से हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 97 देखते हैं। वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? तो पहला निर्माण संगठन जो पूरी तरह डिजिटल हो गया वो है NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बन गया। और NHAI के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 98
क्या बोल रहा है, देखिए 98 बोल रहा है वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, क्या रहा। तो ये जो रहा है देखिए 51वां रहा है भारत का स्थान, ठीक है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 51वां रहा है। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है वो है नॉर्वे, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 99, अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो अनुसुईया उइके जो हैं छत्तीसगढ़ की करंट टाइम में राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है। तो ये जो खोजा गया देखिए सुलेक्सी द्वीप पर, सुलेक्सी जो आइलैंड है वहाँ पे इसको खोजा गया है, ठीक है। 45,500 साल पुराना ये चित्र है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेट नंबर 6 एडुटीरिया का। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूरी कर दें। इससे आपका तो कुछ कम नहीं होगा, उल्टा हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा प्रेरणा मिलता है आपके लिए अच्छी और भी वीडियोज़ लाने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।